नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, इनको आपको पढ़ना है, फिर आपको बताना है कितने सही हैं। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है सूक्ष्म शैवाल, जिसको हम माइक्रो एल्गी बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शैवाल समुद्र की सतह की सबसे ऊपरी परत पर प्रेजेंट होते हैं। जो आपका सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो बोलता है हालांकि सूक्ष्म शैवाल समुद्र में प्राथमिक उत्पादकों में से हैं, लेकिन जो स्थलीय पौधे होते हैं उनकी तुलना में प्रकाश संश्लेषण की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है माइक्रो एल्गी की। जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो बोलता है सूक्ष्म शैवाल सूर्य की रोशनी एवं आयरन की कम उपलब्धता में भी भोजन का उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही CO2 को भी अवशोषित कर सकते हैं। अब आपको बताना है जो आपने ऊपर 3 स्टेटमेंट पढ़े हैं उनमें से कितने सही हैं। क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, सभी तीनों सही हैं और कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सोल्व करने की कोशिश की होगी। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल इसमें से एक सही है। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा एक सही है और कौन से 2 गलत है। तो देखिए, जो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही क्यों है? देखिए, जो सूक्ष्म शैवाल होते हैं ना, जिसको हम माइक्रो एल्गी बोलते हैं, वो आपको समुद्र की जो सबसे ऊपरी सतह होती है ना, वहां पर ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्थलीय पौधे होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सूक्ष्म शैवाल की। लेकिन ये गलत लिखा है, क्योंकि जो माइक्रो एल्गी होती है उनकी प्रकाश को संश्लेषण करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्थलीय जो पौधे होते हैं। ठीक है, स्थलीय पौधों की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है और सूक्ष्म शैवालों की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गया है, क्योंकि इन्होंने उल्टा लिख रखा है। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सूक्ष्म शैवाल है वो सूर्य की जो रोशनी है और आयरन की कम उपलब्धता में भी क्या कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। ये गलत है। देखिए, सूर्य की रोशनी तो बहुत जरूरी है, ये आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण तो तभी होगा ना जब सूर्य की रोशनी मिलेगी, लेकिन आयरन की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आयरन की मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत होती है भोजन को बनाने के लिए इन शैवालों को। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 को भी अवशोषित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, आयरन की कम उपलब्धता में भी भोजन को बना सकते हैं, इसके कारण ये गलत हो गया। इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा माइक्रो एल्गी के बारे में हम देख लेते हैं। जो माइक्रो एल्गी होती हैं सूक्ष्म शैवाल, वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे अगर आप इनको बहुत ही बारीकी से देखेंगे। ठीक है, जो सूक्ष्म शैवाल है वो क्या है, वो प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक सूक्ष्म जीव है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये आपको प्राकृतिक जो वातावरण होते हैं ना वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको जल में देखने को मिल जाएंगे, चट्टानों पर देखने को मिल जाएंगे इस तरह से, और आपको ये मिट्टी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्थलीय पौधे होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये सूक्ष्म शैवाल। ठीक है, और विश्व में ऑक्सीजन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण अंश का योगदान भी देते हैं, क्योंकि जब ये ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो उससे क्या करेंगे, ये CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, O2 को रिलीज करेंगे, यानी ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की उपलब्धता हो रही है ना, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा इन सूक्ष्म शैवालों का। ठीक है, बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्राथमिक उत्पादक है, यानी अपना खाना ये स्वयं बनाते हैं। इसीलिए समुद्री जो खाद्य श्रृंखला है ना उसमें इनका पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी जो CO2 है उसका अवशोषण तो ये करते ही हैं, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान है, यानी हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा योगदान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्म शैवाल होते हैं वो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है और प्रचुर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा समुद्र है, समुद्र की जो सतह है उसके 35% ऐसा भाग है जहां पर मतलब आयरन की आपको कमी देखने को मिलेगी, इसीलिए इनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको माइक्रो एल्गी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। तो हम चलते हैं अब अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो बात करता है जगन्नाथ मंदिर के बारे में, यानी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। जगन्नाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं कितने सही हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारे, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इसे यमनिका तीर्थ, क्या बोलते हैं, यमनिका तीर्थ, इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है, आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है स्नान यात्रा जगन्नाथ मंदिर के देवताओं से जुड़ा एक प्रमुख त्योहार है। अब आपने तीनों स्टेटमेंट तो पढ़ लिए, अब आपको बताना है कितने सही हैं। क्या केवल एक सही है, क्या केवल 2 सही हैं, क्या सभी 3 सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। आपने यहाँ 3 स्टेटमेंट पढ़े, तीनों के तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। देखिए जो जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है, वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो काफी आपको खूबसूरत दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये है भारत का मैप, यहाँ पर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा। राज्य कौन सा है, ओडिशा। ठीक है, अब जो ये ओडिशा राज्य है, इस ओडिशा राज्य को अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें इस प्रकार से, तो समुद्र के किनारे आपको एक यहाँ पर जिला देखने को मिलेगा जो है पुरी। अब इसी पुरी के अंदर आपको ये जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। अब ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये किसके लिए बनाया गया है, किसको समर्पित है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, जगन्नाथ टेम्पल है तो जगन्नाथ भगवान तो होंगे ही, तो जगन्नाथ भगवान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके साथ इनके एक बड़े भ्राता हैं, बड़े भाई हैं जिनका नाम है भगवान बलभद्र। ठीक है, भगवान बलभद्र। उसके बाद आपको एक देवी देखने को मिलेंगी जिनका नाम है अनुजा देवी सुभद्रा। अब इन तीनों के लिए इस मंदिर को बनाया गया है, इन तीनों के लिए ही समर्पित है ये मंदिर। जो जगन्नाथ मंदिर है इन तीनों भगवानों के लिए समर्पित है। ठीक है, अब इसको बनवाया किसने, देखिए इसको बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, किसने बनवाया था, किस राजवंश ने बनवाया था, तो गंग राजवंश ने बनवाया था। गंग वंश राजवंश के किस राजा ने बनवाया था, तो राजा का नाम था अनंत वर्मन चोड़गंग देव। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, अनंत वर्मन चोंगडंग देव, इन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, इसको व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं इस मंदिर को, यानी जो जगन्नाथ टेम्पल है इस टेम्पल को व्हाइट पैगोडा भी बोलते हैं। आपको पता है कि भारत के अंदर 4 धाम है। ठीक है, और 4 धाम आपको चारों दिशाओं में देखने को मिलेंगे, यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों में देखने को मिलेंगे। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में आपको उत्तराखंड में एक धाम मिलेगा, वो मिलेगा आपको बद्रीनाथ में। ठीक है, बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर। ईस्ट में देखते हैं अगर हम, तो ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर पुरी, यानी जगन्नाथ टेम्पल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो जगन्नाथ टेम्पल है एक 4 धाम का भी मतलब एक 4 धाम का एक स्थल है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु के अंदर, यानी साउथ में। तमिलनाडु में रामेश्वरम में आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा, ये भी 4 धाम है। उसके बाद आता है गुजरात के अंदर द्वारका में। ठीक है, द्वारकाधीश टेम्पल। ये चारों जो धाम है इनको अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 धाम टेम्पल बन जाएगा। और जगन्नाथ टेम्पल इसका एक भाग है, इसको व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं। इसको कलिंग वास्तुकला के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आपको विशिष्ट घुमावदार मीनारे, जटिल नगासी और अलंकृत मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था। इसको चारों ओर से दीवारों से मतलब
मतलब बाउंड्री की गई है इसकी, चारों तरफ आपको गेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इसकी थोड़ी बहुत खास बातें हैं। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कस या फिर आपने इसके बारे में समझ लिया। लेकिन एक अभी ऑप्शन इसका बाकी है, वो ऑप्शन कौन सा है? यमनिका तीर्थ के बारे में। देखिए, यमनिका तीर्थ इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हिंदू मान्यताएं है ना, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है क्योंकि पुरी के अंदर जगन्नाथ भगवान थे, इसीलिए जब यहाँ पर मृत्यु के देवता यम आते हैं तो उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको यमनिका तीर्थ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर त्योहारों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे त्योहार देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्नान यात्रा, ये आपके ऑप्शन में भी था। फिर आपको देखने को मिलेगा नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, देवशयनी एकादशी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख त्योहार हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शन थे बिल्कुल सही थे। उम्मीद है आपको जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बात करता है बहुपक्षीय विकास बैंकों के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MDB बोलते हैं, यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको बताना है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं आपको ये बताना है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिनमें आपको विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश देखने को मिलेंगे। जो विकसित देश है वो MDB यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि जो विकासशील देश है यानी अभी विकास कर रहे हैं वो देश क्या करते हैं, आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। अब आपको बताना है कितने सही हैं, केवल एक सही है या केवल 2 सही है? 1 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा या फिर कोशिश तो बिल्कुल करी ही होगी। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो बैंक है ये डेवलपमेंट करने के लिए लोन देते हैं, और जो डेवलपमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, मल्टीलैटरल होगा, यानी किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोन नहीं देंगे, कई सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकते हैं जिसके लिए हम लोन देंगे डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक आपको कई प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो भी एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक्स, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक्स, ये सारे जो बैंक आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब क्या है, ये सब एक मल्टी डेवलपमेंट बैंक है, क्योंकि ये लोन देते हैं डेवलप करने के लिए, वो भी मल्टीलैटरल। ठीक है, अब ये किस प्रकार से काम करते हैं? देखिए, जो विकसित देश है ना, विकसित देश क्या करेंगे, इनको फंडिंग दे देंगे, इन बैंकों को, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया कि कितने प्रकार के हैं। अब जो ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक है ये क्या करेंगे, ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं ना, कहाँ के, विकासशील देशों के, उनको फंडिंग करते हैं, उनको फंडिंग करेंगे तो जो विकासशील देश है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी और डेवलपमेंट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, देखिए ये कहाँ कहाँ पर पैसे देने के काम करते हैं। पहली बात, परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए, और जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके लिए ये वित्त पोषण का काम करते हैं और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। उसके बाद जैसे कि गरीबी को कम करना है, ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास करना है, मानव पूंजी का निर्माण करना है, इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं जो आपको लो इनकम कंट्रीज या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भी लोन देके वहाँ का विकास को बढ़ाने का काम करते हैं ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक। तो उम्मीद है आपने मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है ग्रेफाइट कार्बन से बना और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, यह कार्बन के 3 क्रिस्टलीय रूपों में से एक है। तो देखिए आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, इसके अंदर कई सारी बातें लिखी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक है किंतु
उष्मा का कुचालक है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ग्रेफाइट में इसकी परतदार संरचना के कारण चिकनाई जैसे गुण होते हैं जिससे वे आसानी से एक दूसरे से आगे खिसक सकती है। अब आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, सभी तीन सही हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊपर लिखे हुए स्टेटमेंट में से केवल दो सही हैं। सही कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए जो ग्रेफाइट है, एक आपको इसकी जो संरचना है ना, जो इसकी क्रिस्टल वाली संरचना है, कुछ आपको हेक्सागोनल जैसी देखने को मिलेगी, यानी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, जिसमें कार्बन के जो परमाणु है ना परतों में व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, अभी जो परत है बहुत ही कमजोर रूप से एक साथ जुड़ी होती है, जिसके कारण ये आसानी से एक दूसरे के आगे खिसकती रहती हैं। ठीक है, यही आपके स्टेटमेंट 3 में लिखा हुआ था, इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखिए जो ग्रेफाइट है आपको प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है, ये एक प्रकार का खनिज है और कार्बन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। देखिए आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल के अंदर जो ये हिस्सा होता है ना जिससे हम लिखने का काम करते हैं, है ना, वो किससे बना होता है? वो भी ग्रेफाइट से ही बना होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ग्रेफाइट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जो कार्बन होता है, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन से ही बना है, कार्बन के 3 प्रकार के क्रिस्टलीय रूप होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 रूप। उसमें से एक तो होगा ग्रेफाइट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है डायमंड और तीसरा है अक्रिस्टलीय कार्बन, जैसे कि चारकोल हो गया, ठीक है, कार्बन ब्लैक हो गया, इस प्रकार की चीजें आती हैं इसमें। अक्रिस्टलीय कार्बन, डायमंड और यहाँ पर आ गया ग्रेफाइट, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, अब जो गुण की बात करते हैं, तो जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और ताप यानी ऊर्जा दोनों का सुचालक है। ठीक है, सुचालक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि सुचालक क्या होता है। देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। सिंपल सी बात है। कुचालक का मतलब यह है कि जिस चीज से इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पाती, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए वो कुचालक है। सुचालक क्या होता है? जहां से एनर्जी बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, है ना, तांबा हो गया, ऐसी चीजें वो क्या होती है? सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट एक क्या है? एक सुचालक है, यानी इससे विद्युत भी और ताप यानी उष्मा भी क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। अब इसका ज़्यादातर यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? बैटरी बनाने के लिए करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हमने आपको बताया कि पेंसिल में भी इसका यूज़ हम करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोलता है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोलता है वर्ष 1952, 62, 72, 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार वर्ष 1952 में ही, 63 में, 73 में और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलता है परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा यह भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसके सहयोग में कार्य करता है। आपको बताना है कितने सही हैं? एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी तक भारत के अंदर परिसीमन आयोग सिर्फ 4 बार बना है, 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में, और अब जब बनेगा वो बनेगा 2026 में। कब बनेगा? 2026 में बनेगा। 2026 से पहले आपको पता है हमारा सेंसस मतलब लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, रिलीज कर दिया जाएगा। सेंसस आने के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन बोलेगा। ठीक है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसी को ही हम परिसीमन आयोग बोलते हैं। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये इसका काम है कि जो हमारा भारत है इसके मतलब जो हमने बना रखे ना, एरिया बना रखा है,
कि यहाँ से इतने MP आएंगे, यहाँ से इतने MP आएंगे, उसका निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग ही करता है। ठीक है, इसका एक काम है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी सहायता करना, उसका सहयोग करना। ठीक है, इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर जो C है बिल्कुल सही है। तो आज आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हमारे साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ज़्यादा अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।